गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको लेमिस थ्योरम के बारे में बताया और किसी बॉडी के इक्विलिब्रियम में रहने के लिए यदि उस पर बहुत सारे फोर्सेज एक साथ एक्ट कर रहे हो तो उन फोर्सेज का आपस में क्या रिलेशन होगा और क्या कंडीशन होगी, इसके बारे में जाना। आज इस पर बेस्ट हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो देखने में तो बड़ा छोटा लगता है लेकिन इस कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना बहुत जरूरी है, और वो कॉन्सेप्ट है टेंशन इन ए स्ट्रिंग। ठीक है, आप सभी अच्छी तरह जानते हो कि एक स्ट्रिंग, तनी हुई स्ट्रिंग जो होती है, ठीक है, उसमें टेंशन होता है। तो ये टेंशन क्या चीज होती है, जरा इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो ये तो आप जानते हो ना कि किसी स्प्रिंग को यदि हम खींचें, मान लो कि एक स्प्रिंग है हमारे पास, ध्यान देना मैं टेंशन इन स्ट्रिंग बताना है हमें, लेकिन मैं अभी स्प्रिंग की बात कर रहा हूं, तो समझो कि क्यों बता रहा हूं मैं। मान लो कि एक स्प्रिंग है हमारे पास जिसकी नेचुरल लेंथ इतनी है, ये उसकी नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग की, और ये है इसकी लंबाई L। ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि यदि हम स्प्रिंग को खींचने की कोशिश करें, उसको खींच करके उसकी लंबाई को बढ़ाने की कोशिश करें, तो स्प्रिंग में इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी की वजह से वो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप कर जाता है जो उसको ओरिजिनल लेंथ में वापस लाने की कोशिश करता है। और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो है, चूंकि आने वाले चैप्टर में हमें पढ़ना है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दूं, चूंकि हमें टेंशन समझाना है तो स्प्रिंग की बात करनी बहुत जरूरी है। तो यदि हम स्प्रिंग की इस नेचुरल लेंथ L को बढ़ा करके मान लो कि इसको x एक्सटेंशन दे रहे हैं, सपोज करो कि इसमें x के बराबर एक्सटेंशन ला दिया, तो स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करता है, और उस रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू जो है, साफ देख रहा है तुम्हें कि अगर एक्सटेंशन पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप करेगा, और यदि स्प्रिंग में कंप्रेशन हुआ होता तो रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप किया होता, यानी कि कंप्रेशन के अगेंस्ट, यहाँ इलोंगेशन के अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। कहने का मतलब कि स्प्रिंग की लेंथ में यदि हम बढ़ोतरी करने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स जो होगा, रिस्टोरिंग फोर्स जो होगा, वो उस लेंथ को घटाने की कोशिश करेगा, ओरिजिनल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा। मतलब दोनों के डायरेक्शंस क्या हो गए, अपोजिट हो गए। और यदि स्प्रिंग को कंप्रेस करके इसकी लेंथ को घटाने की कोशिश करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग के उसकी लेंथ को बढ़ा करके ओरिजिनल लेंथ में करने की कोशिश करेगा। तो दोनों जो हैं क्या, स्प्रिंग फोर्स या यूं कहो कि रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटेंशन या कंप्रेशन, दोनों अपोजिट सेंस में होते हैं। दिस इज नंबर 1। ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है, अब इसकी वैल्यू किस बात पर डिपेंड करती है, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंशन और कंप्रेशन। यदि मान लो कि, चलो अभी बात कर रहे हैं एक्सटेंशन की, मान लो कि स्प्रिंग पर कुछ इसकी छोर को पकड़ के हमने खींचा, इसको पुल किया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अपर पोर्शन इसका फिक्स्ड है, तो इसमें लेंथ में एक्सटेंशन हुआ मान लो कि x के बराबर, तो रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप करेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेचिंग होती है। या अगर कंप्रेशन का केस हुआ है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डेवलप करेगा, जो उसको ओरिजिनल लेंथ में लाने की कोशिश करेगा, उसकी वैल्यू कंप्रेशन पर डिपेंड करेगी। अगर एक्स कंप्रेशन होता तो दोनों ही परिस्थितियों में, चाहे वो कंप्रेशन हो चाहे एक्सटेंशन हो, द वैल्यू ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो उस कंप्रेशन या एक्सटेंशन की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है। जितना अधिक कंप्रेशन या एक्सटेंशन होगा स्प्रिंग में, उतनी अधिक मात्रा में रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगी। और ये रिस्टोरिंग फोर्स क्यों डेवलप करेगा, ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी डेवलप करेगा, क्योंकि इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण स्प्रिंग जो है अपने ओरिजिनल लेंथ को, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन करने की एक नेचुरल टेंडेंसी रखता है। ठीक है, और बात सिर्फ स्प्रिंग की नहीं है, हर मटेरियल जो है उसमें एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि इलास्टिसिटी वाली प्रॉपर्टी के कारण, जिसकी वजह से वो अपने ओरिजिनल शेप, साइज को रिटेन करने की कोशिश करता है जब बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्सेस उस पर लगाए जाते हैं तो। ठीक है, तो जैसे तुमने देखा कि रिस्टोरिंग फोर्स जो है स्प्रिंग के केस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन या कंप्रेशन है, तो जब इसको इक्वलाइज करोगे तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू K इंटू एक्स, एक कांस्टेंट टर्म इन्वॉल्व हो जाएगा। और ज्यादा अच्छा होगा ये लिखना कि ये फोर्स अगर वेक्टर टर्म में बात करें तो यहाँ एक नेगेटिव साइन एसोसिएट कर देना। अगर एक्स एक्सटेंशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है
इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। अगर x कंप्रेशन है तो रिस्टोरिंग फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी अपोजिट सेंस में एक्ट करेगा। तो ये नेगेटिव साइन जो है ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक्सटेंशन या कंप्रेशन के अगेंस्ट जो है रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। और जब इसको इक्वलाइज करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हम इक्वल सिंबल से रिप्लेस करेंगे, तो एक कांस्टेंट टर्म विल बी एसोसिएटेड विद दिस एक्सटेंशन और कंप्रेशन। ठीक है, इस कांस्टेंट को हम फोर्स कांस्टेंट ऑफ द स्प्रिंग कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट और स्प्रिंग कांस्टेंट कहा जाता है। बात समझ रहे हो ना? और इसकी वैल्यू जो है स्प्रिंग की लंबाई पर डिपेंड करती है और स्प्रिंग के मटेरियल पर डिपेंड करती है। क्लियर है? अब रही बात कि हमें स्प्रिंग के बारे में नहीं जानना था, हमें तो जानना था टेंशन इन स्प्रिंग के बारे में। तो अब यहां पर आ जाते हैं। अभी जो कुछ हमने समझाया स्प्रिंग के कॉन्टेक्स्ट में, दिस विल हेल्प यू। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इन एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है जिसकी लंबाई को नहीं बढ़ाया जा सकता। बात समझ रहे हो ना? और ऐसा कोई एक स्ट्रिंग है हमारे पास। सपोज करो कि स्प्रिंग की जगह अब हम क्या ले रहे हैं, स्ट्रिंग ले रहे हैं, एक सर्टेन लेंथ की स्ट्रिंग ले रहे हैं। और ये स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग के इस छोर पर, इस एंड को हमने रिजिडली फिक्स कर दिया और इस एंड पर कुछ फोर्स लगाकर नीचे इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये फोर्स हम बहुत तरीकों से लगा सकते हैं, या तो हाथ से इसको खींच लें, और कोई जरूरी नहीं कि स्ट्रिंग जो है वर्टिकल ऐसे हैंड पोजीशन में हो सकता है कि हॉरिजॉन्टली ऐसे रखा जाए इसको कि ये जो यहाँ रिजिडली फिक्स कर दिया जाए और एक स्ट्रिंग को यूं रखा जाए और इसके इस छोर पर जो है इधर से फोर्स लगाया जाए। ठीक है, तो किसी भी तरीके से फोर्स लगा करके यदि आप इस स्ट्रिंग को इसकी नेचुरल लेंथ से बढ़ाने की कोशिश करेंगे, इसको एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, तो चूंकि स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल है, इसमें इसकी लंबाई में कोई बढ़ोतरी तो होगी नहीं, लेकिन चूंकि आप कोशिश कर रहे हो बाहर से फोर्स लगा करके इसको एक्सटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, तो मानकर चलो कि एक बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक इसमें एक्सटेंशन हुआ। तो होता क्या है कि यहाँ पर बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन होता है, लेकिन एक स्ट्रिंग के केस में जो फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। स्ट्रिंग के केस में ध्यान देना, फोर्स कांस्टेंट मतलब जैसे स्प्रिंग की फोर्स कांस्टेंट हुआ करती थी के, वैसे ही स्ट्रिंग के केस में फोर्स कांस्टेंट के की वैल्यू बहुत लार्ज होती है, वेरी लार्ज होती है। और एक स्ट्रिंग में भी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो किसी भी मटेरियल का बना हो। ठीक है, और ये इस एक्सटेंशन का विरोध करेगा और इसके अंदर भी एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी और जो इसको ओरिजिनल लेंथ में लाने की कोशिश करेगी। हालांकि इसकी लेंथ में मामूली बढ़ोतरी हुई है, बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक सूक्ष्म चेंज, जिसको कि हम उसके लिए बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, बड़ा ही सेंसिटिव माइक्रोस्कोप चाहिए होगा हमें इस एक्सटेंशन को मेजर करने के लिए। बड़ा ही माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन होगा। लेकिन तुम देखो, भले ही x की वैल्यू बहुत कम हो लेकिन k की वैल्यू बहुत ज्यादा हो, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू होगी वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। तो एग्जैक्टली दिस इज द केस ऑफ स्ट्रिंग, इट हैपेंस इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के केस में कोई एपरेंट इंक्रीज इन लेंथ होता है नहीं, कंप्रेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। एक स्ट्रिंग को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, हाँ, एक स्ट्रिंग को जब हम इलोंगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो उसमें बड़ा ही सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक एक्सटेंशन होगा। और चूंकि स्ट्रिंग की ये फोर्स कांस्टेंट वैल्यू वेरी वेरी लार्ज होती है, ठीक है, इसलिए x भले ही कम हो, ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है सिग्निफिकेंट हो जाता है। और स्ट्रिंग के केस में यही रिस्टोरिंग फोर्स क्या कहलाता है? टेंशन कहलाता है। और ये टेंशन जो है, स्ट्रिंग यदि मासलेस है, हालांकि ऐसा कोई स्ट्रिंग नहीं होगा जो मासलेस हो, लेकिन यदि स्ट्रिंग जो है इतना लाइट है, इतना हल्का है कि उसको करीब करीब उसके मास को इग्नोर हम कर दें और उसको करीब मासलेस हम मान लें, तो स्ट्रिंग के अंदर नीचे से लेकर के ऊपर तक, एक छोर से लेकर के दूसरे छोर तक जो टेंशन होगा वो इक्वल टेंशन प्रोड्यूस हो जाता है। बात समझ रहे हो ना? मतलब कि यहाँ जितना टेंशन होगा उतना ही टेंशन यहाँ भी करीब यहाँ तक भी टेंशन उतना ही होगा। लेकिन कब? यदि हम स्ट्रिंग को हम क्या मान लें? मासलेस मान लें, वेरी वेरी लाइट मान लें,
तब जाकर के स्ट्रिंग के एक छोर से दूसरे छोर तक थ्रू आउट इट्स लेंथ टेंशन को ऑलमोस्ट सेम माना जा सकता है। समझ में आ रही बात? तो ये क्या होगा, ये टेंशन क्यों अराइज होता है? तो टेंशन प्रोड्यूस्ड इन द स्ट्रिंग इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड इन द स्ट्रिंग ड्यू टू इट्स इलास्टिक प्रॉपर्टी। इसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी के कारण स्ट्रिंग के अंदर टेंशन डेवलप होता है व्हेन वी ट्राई टू एक्सटेंड द स्ट्रिंग बाय एनी मीन्स। किसी भी तरीके से स्ट्रिंग की लेंथ को यदि हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के केस में लेंथ तो नहीं बढ़ता है, लेकिन जो माइक्रोस्कोपिक लेंथ में चेंज आता है उसके कारण भी, चूंकि फोर्स कांस्टेंट वैल्यू वेरी लार्ज होती है, इसलिए टेंशन की वैल्यू सिग्निफिकेंट होती है स्ट्रिंग के अंदर। बात समझ रहे हो ना? और ये स्ट्रिंग को एक तरह से समझ सकते हो कि ये रिस्टोरिंग फोर्स है, इलास्टिक फोर्सेस है, इलास्टिसिटी के कारण एराइज होने वाला रिस्टोरिंग फोर्स है जो टेंशन के रूप में एराइज होता है। और यदि स्ट्रिंग वेरी लाइट हो तो इसकी वन एंड से दूसरे अनदर एंड की ओर टेंशन की वैल्यू ऑलमोस्ट इक्वल होती है। लेकिन यदि मास अगर कंसिडरेबल मास है इसका, तो वैसी स्थिति में टेंशन अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग होता है। ध्यान देना, इफ स्ट्रिंग इज नॉट massless, if string is not light, if the mass of the string is considerable, significant, in that case tension throughout the length of the string are different, not equal। बात समझ रहे हो ना? तो टेंशन क्या है ये समझ में आ गई। एक दूसरे तरीके से मैं तुम्हें बताऊं, मान लो कि इस स्ट्रिंग के इस छोर पर हमने क्या कर दिया कि एक लोड अटैच कर दिया। सपोज करो कि एक m kg का मास अटैच कर दिया, तो लोड कितना हो जाएगा, वेट इज इक्वल टू mg के बराबर लोड अटैच हो गया स्ट्रिंग के इस पोर्शन पर। ठीक है, जब इस पोर्शन पर एक लोड अटैच हो गया तो ये पूरा का पूरा लोड क्या करेगा, स्ट्रिंग के इस पोर्शन को नीचे की ओर खींचना चाहेगा। स्ट्रिंग के इस पोर्शन को मैं इसका एक सेक्शन दिखा रहा हूं, यहां कट कर दिया हमने, मान लो हाइपोथेटिकली कट कर दिया स्ट्रिंग को, तो ये पोर्शन जो मास अटैच्ड है, वेट अटैच्ड है, ये क्या करेगा, स्ट्रिंग के इस पोर्शन को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो एज ए रिएक्शन भी आप समझ सकते हो, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग एक्शन का रिएक्शन भी समझ लो, तो उस टर्म में भी हम टेंशन को समझ सकते हैं। तो ये वेट जब स्ट्रिंग को इस एंड को पकड़ के नीचे खींचने की कोशिश करेगा, तो एज ए रिएक्शन ये एंड क्या करेगा, स्ट्रिंग ये जो लोड है उसको ऊपर की डायरेक्शन में इसी टेंशन वाले फोर्स से ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। और ये टेंशन जो है किसी भी सेक्शन में बात करें, चलो इस सेक्शन में हम ले लेते हैं, तो ये एंड जो है इसे नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करना चाहता है, और ये पोर्शन जो है इस स्ट्रिंग के लोअर पार्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में एज ए रिएक्शन खींचने की कोशिश करेगा। कैसे, तो ये टेंशन का फोर्स अप्लाई करके। क्लियर है? तो मैं समझता हूं कि टेंशन का कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर हो गया होगा।